Everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th History Chapter 7 Changing Cultural Tradition. आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास के 7वें चैप्टर बदलती सांस्कृतिक परंपराओं के पार्ट 1 का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे पुनर्जागरण, द रेनेसेंस इटली में रेनेसेंस के कारण, रेनेसेंस क्यों, कैसे, कब, कहाँ प्रारंभ हुआ और किस तरह से यूरोप के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में नवीन गतिविधियाँ, न्यू एक्टिविटीज़ जो है इसके थ्रू की और पूरे वर्ल्ड को एक तरह से चेंज किया, किस तरह से यूरोप मॉडर्न बना, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, What was the Renaissance? रेनेसेंस क्या था? रेनेसेंस को समझने के लिए मिडिल एजेस के एक बहुत बड़े राइटर थे जेकब बर्कहार्ट, जो 1818 से लेकर 1997 तक वॉज अ स्विस स्कॉलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बैसल ऑफ स्विट्जरलैंड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बैसल स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर थे, विद्वान थे, जेकब बर्कहार्ट, और इन्होंने अपनी बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली he referred the literature, architecture and painting to describe how a new humanist culture had flowered in Italian towns from the 14th century to 17th century. जेकब बर्कहार्ट ने अपनी बुक जो है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली में यह डिस्क्राइब किया है, रेफर किया है कि 14 से 17 सेंचुरी के बीच में जो ह्यूमनिस्ट कल्चर एक यूरोप में डेवलप होती है, जिसके द्वारा लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग के एरियाज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं इटली के शहरों में, उसी को उन्होंने रेनेसेंस या पुनर्जागरण का नाम दिया है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिलीफ्स ऑफ दिस कल्चर एज द मैन ऑफ दैट एज वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उस समय के इंसान में इस तरह के नए विश्वास पैदा हो गए थे कि वो अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू अपने खुद के स्वयं के निर्णय ले सकता था और साथ ही साथ अपने स्किल्स को डेवलप करके वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप कर सकता था। द मैन वॉज मॉडर्न इन हिज मैटर ऑफ थिंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेडाइवल मैन हुज थिंकिंग वॉज कंट्रोल्ड बाय द चर्च। इस समय का जो मॉडर्न मैन था, इस रेनेसेंस पीरियड का जो मॉडर्न मैन था, वो जो है अपने विचारों में बहुत आधुनिक था, और जो मिडाइवल मैन के पर्सन्स था, वो पर्सन जो होता था वो मेनली चर्च से कंट्रोल होता था, और मॉडर्न एज का पर्सन जो है अपनी खुद के निर्णय, डिसीजन लेता था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही इस मॉडर्न एज और जो डार्क एज या मिडिल एज जिसको कहा जाता है उसमें ये था कि मध्यकाल का पर्सन, व्यक्ति जो है चर्च द्वारा नियंत्रित होता था, कंट्रोल होता था, जबकि मॉडर्न एज का, रेनेसेंस एज का पर्सन जो है वो स्वयं द्वारा नियंत्रित होता था। और यही परिवर्तन जो है उसको बर्कहार्ट ने रेनेसेंस या पुनः जागरण का नाम दिया, जिसमें व्यक्ति ने अपनी योग्यताओं, क्षमताओं के माध्यम से अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया। तो ये होता है रेनेसेंस जेकब बर्कहार्ट के अनुसार। अब हम बात करते हैं रेनेसेंस जो है उसमें किन किन फील्ड में क्या क्या हुआ। अ पीरियड आफ्टर द मिडिल एज, रेनेसेंस जो है वो मध्यकाल के बाद के पीरियड को कहा जाता है। यूरोप में जो मध्यकाल का पीरियड था उसके बाद का जो समय है उसे रेनेसेंस कहा जाता है, द स्टार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और इसी रेनेसेंस से ही, पुनर्जागरण से ही विश्व में आधुनिक विश्व की शुरुआत होती है। न्यू इंटरेस्ट इन ओल्ड कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड रोमन। इस रेनेसेंस पीरियड में यूरोप के या स्पेशली इटली में पुराने जो कल्चर, ग्रीस और रोम की कल्चर थी, उसके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय देखने को मिलता है। यानी इटली के लोग ग्रीस और रोम की कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और उसी को कॉपी इस समय करते हैं। चेंजेस इन थॉट, आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर, एजुकेशन एटसेट्रा। और इस रेनेसेंस पीरियड में बहुत से परिवर्तन होते हैं कला, धर्म, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हीं परिवर्तनों को रेनेसेंस कहा जाता है। तो रेनेसेंस जो है वो मिडिल एज के बाद के पीरियड है जिससे आधुनिक विश्व की शुरुआत होती है, जहाँ पर रोम और ग्रीस की सभ्यता को जो है एक नए नज़रिए से देखा जाता है, और साथ ही साथ इस
रेनेसेंस की वजह से कला, संस्कृति और विचारों और साहित्य में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। तो इन सारे परिवर्तनों को ही जो है रेनेसेंस या पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी इस देश में जिसको इटली के नाम से जाना जाता है। यूरोप का एक छोटा सा देश है। रेनेसेंस या पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है। लेटर स्प्रेड नॉर्थ टू जर्मनी एंड इंग्लैंड, और उसके बाद ये उत्तर में पहुंचकर जर्मनी और इंग्लैंड देश में भी फैल जाता है। तो ये पूरा जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये इटली है। यही पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या परिवर्तन इस रेनेसेंस की वजह से यूरोप में 14 से 17 सेंचुरी के बीच में हुए। तो इन यूरोप फ्रॉम 14 टू the end of the 17th century, a number of towns had grown in different countries together with distinctive urban culture. इस समय का सबसे बड़ा परिवर्तन, the major change in this Renaissance period was the development of urban centers. New different towns were developed in Europe and they all have different urban culture. वहाँ पर शहरी संस्कृति का विकास हुआ, एक मिलीजुली संस्कृति का विकास इन शहरों में हुआ। तो ये सबसे पहली विशेषता है, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स विथ अ डिफरेंट अर्बन कल्चर। दूसरी विशेषता, द पीपल ऑफ टाउन स्टार्टेड टू थिंक दैट दे वर मोर सिविलाइज्ड देन द पीपल ऑफ विलेजेस। सिटी के जो पीपल थे, सिटी के शहरों के जो लोग थे, उनमें एक नई तरह का माइंडसेट डेवलप होता है कि दे आर सिविलाइज्ड, दे आर मोर सिविलाइज्ड देन द पीपल ऑफ विलेजेस। ठीक है, गाँव के लोगों से वो ज़्यादा जो है सभ्य हैं। तो अपने को सभ्य दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सभ्य तरीकों को अपनाया। फिर तीसरी है, मैनी टाउन्स डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन सच एज फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम ऑफ इटली। इस समय बहुत सारे सिटीज़ जो है वो आर्ट और एजुकेशन के सेंटर के रूप में डेवलप हुए, जिसमें इटली का फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, रोम, ये सारे सिटीज़ जो है वो उनका डेवलपमेंट हुआ। ये थर्ड विशेषता है। फोर्थ जो देखा जाए, द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास बिगिन टू पैट्रोनाइज आर्टिस्ट एंड राइटर्स। इस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने कला और संस्कृति को जो है कलाकारों और उन जो आर्टिस्ट लोग थे उन लोगों को क्या किया, इस समय पैट्रोनाइज किया, उनको संरक्षण प्रदान किया। और उनके संरक्षण की वजह से यूरोप के इन शहरों में बहुत सारे कलाकारी के और मूर्तिकला के और पेंटिंग के जो है डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। तो ये है कि इसमें कला संस्कृति को पैट्रोनाइज करने का काम स्टार्ट हुआ। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मैड बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल इजीली अवेलेबल। इस समय का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, और उसके आविष्कार के साथ ही साथ पुस्तकों की उपलब्धता इतनी अधिक जो हो जाती है, जिससे विचारों का आदान प्रदान और नए ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत जल्दी संभव हो गया। फिर अ न्यू सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप। इस समय इतिहास के प्रति भी एक नवीन दृष्टिकोण का विकास होता है। एंड पीपल डिवाइडेड हिस्ट्री एज मिडावल एंड मॉडर्न। और इस समय लोग जो है इतिहास को दो भागों में जो है वो बांट देते हैं। एक को उन्होंने मध्य युग नाम दिया और दूसरे को उन्होंने आधुनिक युग नाम दिया। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड जियोग्राफी ब्रोक ऑल द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ चर्च, लाइक अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड मेडिटेरियन सी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इस समय ज्योग्राफी और साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें परंपरागत सोच और परंपरागत विचार जो कि ये बताते थे पृथ्वी इस विश्व का केंद्र है, साथ ही साथ भूमध्य सागर जो है यूरोप का केंद्र है, ये सारी की सारी या पृथ्वी का केंद्र है, ये सारी सारी मान्यताएं जो है इसमें बदल जाती है जब ये पता लगता है कि अर्थ जो है इस वर्ल्ड का, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, और साथ ही साथ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, और साथ ही साथ जो है भूमध्य सागर भी इस पृथ्वी का केंद्र नहीं है। बहुत सारे और भी क्षेत्र, एरियाज और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये सारी मान्यताएं इस समय बदल जाती है। तो ये सारे परिवर्तन हैं, नए शहरों का विकास, भाषा, संस्कृति, कला का विकास, कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना, नए शहरों जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान का जो है डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, नई हिस्ट्री के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है, और हिस्ट्री को दो भागों में विभाजित किया जाता है, और जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं, मान्यताएं थी परंपरागत, वो इस समय बदलने लगती है। तो ये सारी सब जो परिवर्तन है, इन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है, और ये 14th से 17th सेंचुरी के बीच के पीरियड में देखने को मिलते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इटली के इन शहरों में ये रेनेसेंस क्यों प्रारंभ हुआ, या इटली की वो शहर जो है उस समय कैसे विकसित हुए जिसकी वजह से फिर ये रेनेसेंस हुआ। तो फैक्टर्स दैट लेड टू द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज।
After the decline of the Roman Empire, the towns of Italy, which were political and cultural centers, were fell into ruin. रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इटली के सारे शहर जो है वो नष्ट हो गए। उनका जो महत्व था वो एक तरह से बहुत कम हो गया। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, वेस्टर्न यूरोप वॉज रीस्ट्रक्चर्ड बाय फ्यूडल बोन्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च। रोमन एम्पायर के डिक्लाइनमेंट के बाद जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वो फ्यूडल बोन्स से, जमीन के जो बोन्स से सामंतवादी एक सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुआ, जिसमें किंग्स और लॉर्ड्स और नाइट्स वाले जो व्यवस्था है, जो 3 ऑर्डर से हम देख सकते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर लैटिन चर्च के नियंत्रण में स्थापित हुई। ईस्टर्न यूरोप वर अंडर द रूल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। ईस्टर्न यूरोप जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर के नियंत्रण में था। एंड इस्लाम वॉज बिल्डिंग ए कॉमन सोसाइटी इन फर्दर वेस्ट। और बाइजेंटाइन एम्पायर के थोड़ा सा आगे वेस्ट की तरफ जो है मतलब इस्लाम जो है वो ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन धर्म बनता जा रहा था। एट दिस टाइम इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड। और इस समय इटली जो है बहुत ही कमज़ोर और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऑल दिस डेवलपमेंट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ द इटालियन कल्चर। और इन सारे परिवर्तनों ने ही इटालियन कल्चर को डेवलप होने का मौका प्रदान किया। अब इसका मौका प्रदान करने की वजह थी कि द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज। इस डेवलपमेंट का मेजर रीज़न ये था कि इटली की जो पोर्ट सिटीज़ थे वो व्यापार की वजह से बहुत डेवलप हुए। और ये व्यापार जो शुरू हुआ था वो बाइजेंटाइन एम्पायर और मुस्लिम देशों, अरब देशों, टर्की और इन सब के साथ इटली के व्यापार की वजह से इन शहरों का विकास हुआ। फ्रॉम द 12th सेंचुरी द मंगोल स्टार्टेड ट्रेडिंग विद चाइना थ्रू द सिल्क रूट। एज ट्रेड इंक्रीज विद यूरोपियन कंट्रीज, इटालियन सिटीज प्लेड ए वाइटल रोल। फ्लोरेंस एंड वेनिस वर अमोंग द रिपब्लिक्स। और 12th सेंचुरी के बाद मंगोल्स के साथ इनका व्यापार शुरू हुआ, चाइना के साथ व्यापार शुरू हुआ सिल्क रूट के थ्रू। और जैसे जैसे ये व्यापार बढ़ता गया, इटली के सिटी भी जो है वो विकसित होते गए। फ्लोरेंस और वेनिस जो इस समय के एक रिपब्लिक थे, उनका विकास इस समय बहुत अधिक देखने को मिलता है। Many cities came into existence because their administration was in the hands of rich merchants and bankers, free from the control of clergy or feudal lords, and this helped the idea of citizenship. इटली के शहरों के विकास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण अगर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ये था कि ज़्यादातर इन शहरों का नियंत्रण ऐसे धनी व्यापारियों के हाथ में था जो क्या है अपने शहर को विकसित होना देना चाहते थे, अपने शहर को बहुत डेवलप बनाना चाहते थे, न कि चर्च और क्लर्जी सेक्शंस के हाथ में था और न ही फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में था। तो यहाँ अच्छी सोच वाले व्यापारी जो है इन शहरों को नियंत्रित कर रहे थे और उनके नियंत्रण की वजह से यूरोप के इटली देश के इन शहरों का विकास इस समय देखने को मिलता है। तो इटली के शहरों के विकास के ये प्रमुख कारण रहे थे। अब बात करते हैं रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्प्रेडिंग ह्यूमनिज्म। इस समय मानववाद की एक नई अवधारणा का विकास होता है और उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होती है। द टर्म ह्यूमनिस्ट बिगेन टू बी अप्लाइड इन अर्ली 15th सेंचुरी फॉर मास्टर्स हु कुड टीच ग्रामर, रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। ह्यूमनिस्ट नाम की इस नवीन विचारधारा की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में उन विशेष विद्वानों के लिए यूज़ की जाती है जो व्याकरण, कविताएं, इतिहास और फिलोसॉफी का या जो है दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराते थे। तो इन सारे नए नए विषयों को अध्ययन कराने वाले लोगों के लिए ह्यूमनिस्ट शब्द का जो है प्रयोग किया जाने लगा था। दीज सब्जेक्ट्स हैड नो कनेक्शन विद रिलीजन। ये सारे सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और फिलोसॉफी और ये सारे सब्जेक्ट थे, इनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं था। दे वर डेवलप्ड थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये सारे विषयों का जो डेवलपमेंट है वो लोगों के बीच आपस में विचारों के आदान प्रदान और उनके मध्य जो है वाद विवाद के थ्रू हुआ था। These ideas influence other universities also, especially newly established university in Florence, the hometown of Petrarch. और इस तरह के नए विषयों को पढ़ाने की शुरुआत ने अन्य विश्वविद्यालयों को भी प्रभावित किया और विशेषकर फ्लोरेंस जो कि पेट्रार्क का निवास था। पेट्रार्क जो कि मानववाद के जनक या पिता कहे जाते हैं, उनके इस शहर फ्लोरेंस में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे ह्यूमनिस्ट या मानववादी विषयों को पढ़ाने पर बहुत अधिक जोर दिया। बाय 15th सेंचुरी फ्लोरेंस बिकेम फेमस एज ट्रेड एंड एजुकेशन सेंटर। 15वीं शताब्दी तक आते आते फ्लोरेंस शहर जो है शिक्षा एवं व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था।
A city was known not only for its wealth but also for its citizens, and Florence had become popular because of Dante Alighieri, a layman who wrote religious themes, and Giotto, an artist who painted lifelike portraits. ठीक है, तो फ्लोरेंस शहर जो है 15वीं शताब्दी तक आते आते इटली का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। और इसका कारण था कि यहाँ पर ट्रेड तो था ही था, जिसकी वजह से इस शहर में बहुत अधिक धन संपदा का आगमन होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह शहर जो है दो तीन महत्वपूर्ण लोगों की वजह से भी जाना जाता है, जिसमें एक हमने पेट्रार्क को पढ़ा, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था दांते अलीघेरी। दांते अलीघेरी जिसने डिवाइन कॉमेडी नामक बुक लिखी थी, वो भी फ्लोरेंस से संबंधित था। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटर इस समय जो था फ्लोरेंस शहर का, उसका नाम था जियोटो, जिसने लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाए थे। तो इन तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वजह से भी फ्लोरेंस जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध शहर बना। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिव। और इसके बाद जो है 15वीं शताब्दी के बाद ये फ्लोरेंस शहर है वो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरता है। और इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर मानववाद की एक नवीन अवधारणा की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं, समझते हैं कि ह्यूमनिज्म होता क्या है। व्हाट वाज ह्यूमनिज्म? ह्यूमैनिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास। ह्यूमैनिटीज शब्द जो है वो मानविकी जिसे हम कहते हैं वो लैटिन के एक शब्द ह्यूमैनिटास से बना है। इट वाज फर्स्ट टॉट इन इटालियन सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पडुआ एंड बोलोना। ये जो मानववाद है उसके सबसे पहली स्टडी जो है वो इटली के दो शहरों की जो यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय पडुआ और बोलोना में इसकी शुरुआत हुई थी। मानववाद की सबसे पहले पढ़ाई पडुआ और बोलोना में हुई थी। सिसरो ऑफ रोम फर्स्टली यूज द टर्म फॉर कल्चर। सिसरो जो रोम का रहने वाला था उसने सबसे पहले मानववाद शब्द का प्रयोग जो है संस्कृति के लिए किया। ह्यूमैनिटीज़ वो विषय माने जाते हैं जिसमें भाषा, इतिहास, साहित्य पर महत्व दिया जाता है और साथ ही साथ मानव की जो अचीवमेंट्स हैं और उसके कौशल हैं उनको इसमें पढ़ाया जाता है। इंडिविजुअल लिबर्टी और सेकुलरिज्म, मानववाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया जाता है। स्ट्रेट्स दैट मैन वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड हैड डिग्निटी एंड वैल्यू। और मानववाद इस बात पर जोर देता है कि इस विश्व का केंद्र जो है वो मनुष्य है, उस और हर मनुष्य की अपनी डिग्निटी है, हर मनुष्य का अपना वैल्यू या महत्व मूल्य है। ठीक है, तो ये मानव को सेंटर, मानव को महत्व देने वाली इस विचारधारा को ही मानववाद कहा जाता है, जिसमें भाषा, संस्कृति, इतिहास और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। तो ये सारी सब चीज़ों की शुरुआत इस रेनेसेंस पीरियड में हुई। अब ह्यूमनिस्ट लोग जो है इतिहास को किस तरह से देखते हैं, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। मानववाद की लोग इतिहास को किस तरह से अध्ययन करते हैं। द ह्यूमनिस्ट थॉट दैट एन एज ऑफ डार्कनेस एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर विच द टर्म एज डार्क एज। ठीक है, ह्यूमनिस्ट लोगों के अनुसार रोमन एम्पायर के पतन के बाद यूरोप में एक ऐसा समय आया जब जो है बहुत सेंचुरी तक यूरोप में अंधकार का समय रहा, यानी लोगों के विचारों में, मान्यताओं में, प्रथाओं में जो है वो बहुत सा अंधकार, अंधविश्वास छा गया। उस पीरियड को उन लोगों ने डार्क एज का नाम दिया। रोमन एम्पायर के पतन के बाद के समय को डार्क एज या अंधकार का युग इन लोगों ने कहा। लेटर स्कॉलर्स अज्यूम दैट न्यू एज बिगिन आफ्टर द 14th सेंचुरी। इसके बाद के जो विचारक थे उनका यह मानना था कि 14th सेंचुरी के बाद का समय जो है वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है। द पीरियड ऑफ 1000 years, अ मिलेनियम आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वाज कंसिडर्ड एज मिडिल एजेस और मिडावल पीरियड। और इन्हीं लोगों ने रोमन एम्पायर के पतन के बाद के जो 1000 साल का समय था उसे मध्य युग या मिडावल पीरियड का नाम दिया। About Middle Ages, they said that religion or church controlled the minds of all men in a way that all the learning of the Greeks and Romans had been washed out. इस मध्य युग के बारे में उनका यह मानना था कि इस समय धर्म और चर्च जो है वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता था और उनके कंट्रोल की वजह से लोग ग्रीक और रोमन जो सभ्यताओं के अंदर जो भी ज्ञान था वो सब भूल चुके थे। The humanist term the period from the 15th century as modern। और यही मानववादी लोग जो है 15th सेंचुरी के बाद के समय को जो है आधुनिक युग, मॉडर्न एज मानते हैं। 15th सेंचुरी से पहले के पीरियड को
डार्क एज कहते हैं, मिडिल एज कहते हैं, और उसके बाद के समय को आधुनिक युग कहते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस वर डिबेटिंग ओवर लैबलिंग ऑफ एन एज एज अ डार्क विच दे थॉट एज अनफेयर थिंग। आधुनिक इतिहासकार इस डार्क एज की लेबलिंग को सही नहीं मानते, क्योंकि किसी भी समय को जो है वो अंधकार का समय कहना एक तरह से उनके अनुसार अनफेयर है, सही नहीं है। इस मानववादियों द्वारा जो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया गया है, काल विभाजन किया गया है, वो अगर हम डिटेल में देखें तो वो इस प्रकार से है। 5th से 14th सेंचुरी के समय को उन्होंने मध्ययुग नाम दिया है। 5th से 9th सेंचुरी, इसी मध्ययुग की जो पहली 4 शताब्दियां हैं उन्होंने उसको अंधकार का युग, डार्क एज कहा है। 9th से 11th सेंचुरी जो 2 सेंचुरी है उन्होंने उसे प्रारंभिक मध्ययुग का नाम दिया, और 11th से 14th सेंचुरी के जो पीरियड को है उसको लेटर मिडिल एजेस या जो है उत्तरार्ध का जो है मध्य युग नाम दिया गया, और 15th सेंचुरी के बाद के समय को जो है मॉडर्न एज कहा जाता है। तो ये जो है वो मानववादियों द्वारा इतिहास का काल निर्धारण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन आपको याद रखना है, डार्क एज जो है वो 5th से 9th सेंचुरी के समय को इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते कि इस मानववाद के क्या क्या प्रभाव हुए, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। मिडाइवल थॉट क्या थी और मानववादियों की सोच में क्या अंतर था। ठीक है, तो मिडाइवल थॉट जो थी उसमें चर्च और किंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते थे, जबकि ह्यूमनिज्म में मानव को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, मिडाइवल थॉट में मनुष्य को एक पापी के रूप में देखा जाता था, जबकि ह्यूमनिस्ट विचारधारा में मनुष्य को जो है एक अच्छे इंसान के रूप में, जिसकी अपनी इज्जत, मान सम्मान और महत्व मूल्य होता है, वो माना गया। ठीक है, मिडाइवल थॉट में जो पीपल्स की वर्थ थी, लोगों की कीमत होती थी, वो उनकी वंश पर डिपेंड करती थी। वो वंश के आधार पर उन्हें जाना जाता था कि वो किस परिवार या वंश से आते हैं, जबकि ह्यूमनिस्ट या मानववादी विचारधारा में हर व्यक्ति का मूल्य जो है वो होता है और सभी जो है मूल्यवान होते हैं। लाइफ्स प्लेजर मस्ट बी अवॉइडेड टू प्लीज गॉड। मध्यकालीन सोच में हर इंसान को जो है भगवान को खुश करने के लिए जो भी जीवन में खुशियाँ, आनंद होते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए, जबकि ये जो मानववादी विचारधारा है वो कहती है पीपल कैन एंजॉय लाइफ एंड स्टिल बी गुड क्रिश्चियंस। ठीक है, लोग अपने जीवन के सारे आनंद का उपभोग कर सकते हैं और वो एक अच्छे क्रिश्चियन, ईसाई व्यक्ति के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है, मिडाइवल थॉट ये कहती थी एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन, जो इसे जिस रूप में भगवान ने हमें, जिन परिस्थितियों में हमें रखा है, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मानववादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों को, अपनी कंडीशंस को बदल सकता है और वो जो है अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता है। जबकि मिडाइवल थॉट जो कहती थी एक्सेप्ट चर्च डॉक्ट्रिन विदाउट क्वेश्चन, चर्च के विचारों को बिना किसी प्रश्न चिन्ह के मान लेना चाहिए, आंख बंद करके चर्च की बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये मध्ययुग की सोच थी। जबकि मानववादी कहते हैं ईच इंडिविजुअल फाइंड्स द ट्रुथ फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति को अपने सत्य की तलाश खुद करनी चाहिए। और ये सारी जो है मानववाद की नवीन विचारधाराएं थी, और इन विचारधाराओं के प्रारंभ का श्रेय जो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क को दिया जाता है, जिसे फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखना। फ्लोरेंस का निवासी फ्रांसिस्को पेट्रार्क, और ह्यूमनिस्ट और मिडाइवल थॉट में क्या अंतर था ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस रेनेसेंस पीरियड का मानववाद को जो आगे बढ़ाने वाले थे, वो थे दांते। दांते को जो है फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज का यूज़ लिटरेचर में किया। अपनी बुक ला डिविना कॉमेडिया, जिसको डिवाइन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, द डिवाइन कॉमेडी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इटालियन लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर। इसे विश्व इतिहास और जो इटली के साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है डिवाइन कॉमेडी, दांते की रचना। दांते वॉज फर्स्ट टू राइट इन द वर्नाकुलर, दांते ही वो पहला इटालियन राइटर था जिसने वहाँ की देशी भाषाओं में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है साहित्य को लिखा। द लैंग्वेज यूज इन एवरीडे लाइफ, वह भाषा जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे यूज़ किया जाता था। अंटिल हिज टाइम ऑल यूरोपियन लिटरेचर वाज रिटन इन लैटिन, और उससे पहले यूरोप का ज़्यादातर लिटरेचर जो है लैटिन भाषा में लिखा जाता था। लेकिन दांते ने इटालियन में लिखने की एक शुरुआत की, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई, और उसका जो डिवाइन कॉमेडी है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ
रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेनेसेंस की इटली में शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, और उसके क्या क्या कारण रहे थे। तो रेनेसेंस की इटली में शुरुआत होने का जो सबसे पहला कारण है यूरोप का ट्रेड एशिया के साथ 13 सेंचुरी के बाद बढ़ना। ठीक है, इस व्यापार पर ज़्यादातर नियंत्रण जो है इटालियन व्यापारियों का था। ठीक है, और इसकी वजह से इटली में नए नए व्यापारिक शहरों का विकास हुआ। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपने शहर के महत्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए नए आर्टिस्टिक वर्क को आगे बढ़ाने में जो है सहयोग प्रदान किया। फ्लोरेंस बिकम अ सेंटर फॉर बैंकिंग, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। फ्लोरेंस शहर जो है वो बैंकिंग, कला, साहित्य, संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। कोसिमोडो मेडिसी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखना है आपको। मेडिसी फैमिली के जो मेडिसी थे वांटेड टू मेक फ्लोरेंस द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। मेडिसी फैमिली जो इस फ्लोरेंस की राजा की फैमिली थी, वो अपने शहर फ्लोरेंस को वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहती थी, और ये विचार ने ही इस शहर में बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क को जो है प्रोमोट किया। द रेनेसेंस बिगिन इन इटली एंड स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। और इसके बाद जो है ये पुनर्जागरण जो है इटली में शुरू होकर फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, अब इटली के किन किन शहरों में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से शहर इस पुनर्जागरण में विकसित हुए थे, तो वो थे वेनिस। वेनिस जो कि पानी के अंदर बसा हुआ एक द्वीपों वाला शहर है जिसमें बहुत सारी नहरें हैं, ये शहर इसमें डेवलप हुआ। दूसरा शहर था फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जो इस ड्यूमो की वजह से जाना जाता है। तीसरा था रोम, जो अपने सेंट पीटर्स बेसिलिका और चर्चेस की वजह से जाना जाता है। जिनेवा में जो है वो अपनी मीनारों की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और मिलान जो है अपने कैथेड्रल, बड़े बड़े चर्चों की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये 5 शहर है इटली के जहाँ पर रेनेसेंस का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, एक एक करके इन शहर को देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरेंस की बात करते हैं। फ्लोरेंस जो है वो आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का सेंटर बन गया। फ्लोरेंस बिकेम वेल्दी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल। शुरुआत इस फ्लोरेंस शहर की जो है वो ऊन के उत्पादन से होती है, और फिर धीरे धीरे ये अन्य व्यापार में भी आगे बढ़ जाता है। लेटर फ्लोरेंस बिकेम द बैंकिंग सेंटर ऑफ इटली। ये इटली का बैंकिंग सेंटर बन जाता है। द मेडिसी फैमिली वर द ग्रेटेस्ट बैंकर्स इन फ्लोरेंस। इस शहर में मेडिसी फैमिली जो थी वो सबसे बड़े बैंकर्स थे, और उन्होंने ही अपने इस शहर में जो है आर्ट और कल्चर को डेवलप करने में बहुत अधिक योगदान दिया। द रेनेसेंस स्टार्टेड इन फ्लोरेंस एंड स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। और यहीं से उसकी शुरुआत होकर वो यूरोप में फैलता है। कंपटीशन बिटवीन द इटालियन सिटी स्टेट्स लेड टू एडवांस इन लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक, साइंस एंड एजुकेशन। और इटली के इन 5 शहरों में जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है आर्ट, लिटरेचर और इन सब फील्ड्स में, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सारे शहर डेवलप भी होते हैं और रेनेसेंस जो है पूरे इटली में फैल जाता है। अब इस फ्लोरेंस को आगे बढ़ाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो थी मेडिसी फैमिली। इन्होंने फ्लोरेंस को 13 से 17 सेंचुरी के बीच में रूल किया था, और इनका मुख्य एम था कि फ्लोरेंस को वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर बना जाए। और इन्होंने इसके लिए आर्ट कमीशनड आर्टिस्ट, स्पेशली लियोनार्डो द विंची, राफेल और माइकल एंजेलो जैसे, लोरेंजो जैसे लोगों को जो है पैट्रोनाइज किया, संरक्षण प्रदान किया, उन्हें काम दिया अपनी योग्यता दिखाने का, अपनी कला दिखाने का। और उन लोगों ने अपनी कलाकारी से फ्लोरेंस को एक बहुत ही शानदार शहर बना दिया, क्रिएटेड पीस अमॉन्ग इटालियन स्टेट्स। और मेडिसी फैमिली का एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने इटली के विभिन्न शहरों के बीच जो युद्ध और झगड़े थे उन सबको समाप्त करके इटालियन सिटीज़ में एक तरह की शांति की युग की शुरुआत की। और यही जो है फ्लोरेंस शहर के विकास का एक मेन कारण बना। तो मेडिसी फैमिली का बहुत अधिक योगदान इसमें रहा। दूसरा शहर जो इसमें था वो था रोम। रोम जो था होम ऑफ द कैथोलिक चर्च, पोप का निवास स्थान था। ये रोम की लोकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा फ्लोरेंस, फ्लोरेंस शहर जो है यहाँ पर इसकी लोकेशन ये है। तो इटली में ये सभी शहर जो है उनकी लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, मैप की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रोम जो है वो पोप का होम था। पोप ने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स को अपने शहर रोम को ब्यूटीफाई करने के लिए पैट्रोनाइज किया, जिसमें माइकल एंजेलो थे, राफेल थे, बोटिसेली थे। इन सब ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स यहाँ पर बनवाई। द पोप्स एम्प्लॉयड द बेस्ट आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ द रेनेसेंस टू बिल्ड एंड डेकोरेट द मोस्ट ऑपुलेंट चर्चेज इन द वर्ल्ड। और पोप ने बहुत अधिक धन खर्च करके इन महान आर्टिस्ट की सहायता से बहुत ही शानदार चर्चों का निर्माण रोम में करवाया।
और इनमें सबसे मेन था माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो डिजाइन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेनेसेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तिकार स्थापत्यकार था जिसने रोम में बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, जिसमें एक थी पियाजा डेल कैंपे डॉगिलो, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, और दूसरी थी ही ऑल्सो डिजाइन सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये दोनों ही माइकल एंजेलो द्वारा डिजाइन की गई रोम की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। तो इस तरह से रोम में बहुत भव्य इमारतों का निर्माण इस समय हुआ पोप के नेतृत्व में। फिर बात करते हैं वेनिस शहर की। वेनिस जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इटली के पूर्व का एक पोर्ट सिटी था। ये सबसे धनी राज्यों में से एक था। इट वॉज अ पोर्ट सिटी, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का पोर्ट सिटी था। वेनिस मेंटेन हंड्रेड्स ऑफ मर्चेंट शिप्स एंड वॉरशिप्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स। यहाँ पर हजारों लोग जो है वो व्यापार और साथ ही साथ युद्ध करने के लिए रेगुलर आते जाते रहते हैं, और यही इस शहर के डेवलपमेंट का एक मेन कारण बना। ये शहर अपनी सुंदरता की वजह से आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है जेनेवा। जिनेवा शहर जो है वो भी मेडिटेरियन सी का एक पोर्ट सिटी था। ये भी जो है रेनेसेंस का एक बहुत ही विकसित शहरों में से एक था। जेनेवा वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट सिटी स्टेट्स ऑफ द रेनेसेंस एंड डोमिनेटेड ट्रेड इन द मेडिटेरियन सी। और इस शहर, ये जो शहर था, इस मेडिटेरियन सी के जो ट्रेड को है डोमिनेट करता था, और इस वजह से जेनेवा का विकास बहुत अधिक इस समय हुआ। फिर बात करते हैं मिलान की। मिलान जो है वो इनलैंड रूट के ट्रेड को कंट्रोल करने वाला एक मेन सिटी था। ये एक पोर्ट सिटी नहीं था, याद रखना है आपको। मिलान जो है वो भूमि मार्ग का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मिलान इज द साइट ऑफ सेंटा मारिया डेला ग्रेजी, द कैथेड्रल वेयर लियोनार्डो दा विंची पेंटेड द लास्ट सपर इन द डाइनिंग हॉल। और यहीं पर लियोनार्डो दा विंची ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग जो है यहाँ के सेंटा मारिया कैथेड्रल में बनाई है, जिसका नाम है द लास्ट सपर, जिसमें जीसस क्राइस्ट जो है अपना अंतिम भोज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पेंटिंग जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा मिलान में जो है सेंटा मारिया में बनाई गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इन विभिन्न शहरों में विकास हुआ, और इस डेवलपमेंट में एक और व्यक्ति का योगदान था जिनका नाम था निकोलो मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली कौन थे? ही वॉज अ इटालियन फिलोसोफर, डिप्लोमेट, पोइट, म्यूजिशियन, प्ले राइट। ठीक है, वो एक मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो एक लेखक थे, राजनीतिक लेखक थे, विश्लेषक थे, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अगर हम कह सकते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान की बुक लिखी है जिसका नाम था द प्रिंस, जिसमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक राजनीति जो है उसके विषय को केंद्र में रखते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और उन्होंने इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो उस समय दी, जिसके अनुसार रूलर शुड बिहेव लाइक ए लॉयन, राजा को एक शेर की तरह होना चाहिए, लेकिन कभी कभी एट अदर टाइम्स लाइक ए फॉक्स, कनिंग एंड प्रैक्टिकल, उसे एक लोमड़ी की तरह चालाक और व्यवहारिक भी हो जाना चाहिए। यानी राजा को जो है सभी तरह की नीतियों में पारंगत होना चाहिए। ये मैकियावेली का विचार था। और दूसरा उनकी जो एक कहावत थी इसमें यूज़ की गई, द एंड जस्टिफाई द मीन्स, जो है अंत जो है बता देता है कि किस तरह के प्रयास किए गए थे। इट वॉज बेटर टू बी फियर देन टू बी लव्ड। उनका ये कहना था कि राजा जो है उसको उसका डर लोगों में होना चाहिए प्यार की जगह, मतलब राजा जो है उसका लोगों में डर होना चाहिए प्यार के स्थान पर। ऑल दिस डन टू कीप पीस एंड स्टेबलाइज पावर। और ये सारी चीज़ें जो है वो राज्य में शांति और राजा के पास शक्ति जो है उसको सेंट्रलाइज करती है। फर्स्ट टू पब्लिकली सजेस्ट इमोरल बिहेवियर फॉर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। और मैकियावेली ने ही सबसे पहले ये बताया कि अगर राज्य में शांति रखनी है तो उसमें राजा को अनैतिक व्यवहार भी कर लेना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल बिहेवियर उसको दिखाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर इमोरल बिहेवियर भी उसे दिखाना चाहिए। तो ये मैकियावेली थे। इनकी पुस्तक द प्रिंस बहुत महत्वपूर्ण है, रेनेसेंस पीरियड की राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसी के साथ इस वीडियो का या इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेनेसेंस और पुनर्जागरण की जो संकल्पना है, जो विचार है, आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गुड बाय टू ऑल। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ इसी चैप्टर के। गुड बाय।